अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फेस क्या होती है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये नहीं समझोगे ना तो आगे के टॉपिक में जब ये चीज़ें आ रही होंगी तो आपको बात नहीं पता होगी कि ये क्या है। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स कराने हैं जो कि आपको वर्क एग्जाम्पल 11.1, 11.2 है और साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत आसान चीज़ें हैं। नहीं समझोगे आगे की बात समझ नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले शुरू करते हैं पीरियड क्या होता है, कि आपके पास टाइम पीरियड क्या होता है। इसे पीरियड भी लिखा हुआ मिलेगा आपको बहुत जगह पे और बहुत जगह पे टाइम पीरियड भी लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो भाई, आपके पास एक सर्कल मौजूद है, आपके पास एक सर्कल है। अब सर्कल से समझो इसको। देखो, जब एक रेवोल्यूशन या एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, तो उस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। आसान करके बताता हूँ। बॉडी यहाँ पर थी, ठीक है, बॉडी यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई और दोबारा यहाँ पर आ गई। तो ये डिस्टेंस कवर करने में या ये काम करने में जितना टाइम बॉडी को लगा वो आपके पास टाइम पीरियड है। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में जाके समझते हैं। भाई देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पर आपकी अभी बॉडी है। अच्छा, अब एंगल चेक करो, डिग्री में भी और रेडियन में भी। आपको पता है यहाँ पर 0 डिग्री होता है और रेडियन में भी 0 होता है, ठीक है। अब आपकी बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर आपके पास रेडियन क्या होता है, π/2, ठीक है, और डिग्री क्या होता है 90। इसे याद रखो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपकी बॉडी यहाँ से पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आ गई है आपकी बॉडी। अब यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर डिग्री में क्या आती है वैल्यू 180, ठीक है, और रेडियन में क्या आती है पाई, ठीक है। डिग्री में अगर एंगल निकालोगे तो 180 और रेडियन में अगर एंगल निकालोगे तो पाई। अच्छा, अब आपकी बॉडी यहाँ पर आ गई, रुकी नहीं, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर क्या एंगल होता है ये चेक करो। यहाँ पर आपके पास होता है, डिग्री में होता है 270, रेडियन में क्या होता है 3π/2। अच्छा, अब आपकी बॉडी दोबारा यहाँ पर आ गई। इनिशियल पॉइंट एंड यही एंड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में जो इसने टाइम लिया, यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो इसने टाइम लिया वो टाइम पीरियड है। इसको आप टी से डिफाइन करते हो। अच्छा देखो, 2π एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी अब मैं इसकी डेरिवेशन कराऊंगा, छोटी सी डेरिवेशन है तो आपको बात और अच्छी समझ में आएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, θ/π, लेकिन थीटा हमें पता है 2π है तो इसीलिए हमने इसे 2π रखा है। 2π क्या मतलब कि पूरा सर्कल कवर करने में। अब यहाँ पर ज़रा एंगल देखो, 0 था, ठीक है, लेकिन जब आप पूरा घूम कर आ गए हो तो 360 डिग्री हो गया और पाई क्या हो गया, 2π हो गया, ठीक है। याद रहेगा ज़िंदगी भर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड आपको एक और चीज़ में भी मिलेगा, मैं ज़रा वो भी बना के दिखा दूँ। टाइम पीरियड आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। देखो, आप यहाँ से आपकी वेव शुरू हुई, यहाँ पर आई और यहाँ पर आके रुक गई। इस एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है, ठीक है। इस लैम्डा को कवर होने में जो टाइम लगा वो आपके पास टाइम पीरियड है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आप बात कर रहे हैं। चलो, ऊपर वाली वेव उठाओ, ऊपर वाली वेव उठाओ, ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी ऊपर वाली वेव। अब नीचे वाली वेव लाओ, नीचे वाली वेव लाओ, तो सर्कल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे भी आपको समझ में आता है, जब आप यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आए, यहाँ पर आपके पास क्या होता है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है इस जगह पर। इसी को आप ऐसे बना रहे हो, मतलब एक ग्राफ में बना के दिखा रहे हो। यहाँ पर होता है आपके पास π/2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है पाई, यहाँ पर आपके पास क्या होता है 3π/2 और यहाँ पर क्या होता है 2π। तो जब 0 से 2π जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा। अब यहाँ भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो, दोनों तरफ मैंने बता दिया। अब आ जाओ, फ्रीक्वेंसी भी यहीं से बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने साइकिल आए, ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, टाइम पीरियड की डेफिनेशन यहाँ से ज़रा पढ़ भी लो। इट इज़ द
टाइम टेकन, ये वो टाइम है जो लेता है कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल कब कंप्लीट होगी? ये पूरा सर्कल जब कंप्लीट कर लोगे, आप घूम लोगे, तो उस चीज़ को आप कहोगे टाइम पीरियड। साइकिल ऑफ ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। चलो बात समझ आ गई। अब फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल, ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन कंप्लीट पर सेकेंड या पर टाइम, पर यूनिट टाइम। अब ज़रा देखो क्या रहे हैं, देखो एक सेकंड में कितनी वेव आई, ये आपके पास टाइम पीरियड, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। याद रखना, एक सेकंड में कितनी वेव्स आई। फॉर एग्जांपल एक क्रस्ट और एक ट्रफ्ट अगर आपके पास है तो ये एक वेव बनेगी। मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लैम्डा। जब लैम्डा कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब है कि एक साइकिल है या 2 पाई है। ठीक है, बात समझ रहे हो? जब लैम्डा आ रहा हो इसका मतलब है एक साइकिल आया है। अब एक साइकिल आने में कितना टाइम लगा? मैं 1 सेकंड ले लेता हूँ, एक साइकिल आने में 1 सेकंड लगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पर 1, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास हो गई 1 हर्ट्ज़ की। बात समझ में आई? तो ये चीज़ ज़रा दिमाग में रखना। ये देखो, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ, इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी यही चीज़ बनेगी जो मैंने निकाल के दिखाया, कि एक वेव आने में या एक सेकंड में कितनी वेव्स आई, ये फ्रीक्वेंसी है। अभी देखो मैंने 1 सेकंड टाइम रखा है, कितनी वेव आई हैं? एक ही वेव आई है ना, एक ही लैम्डा आया है, यानी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अच्छा अब बताओ ज़रा फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? अब ज़रा बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? इस टाइम 1 ही सेकंड है। अब मुझे बताओ कितनी वेव्स आई? 2 वेव्स आई। क्यों? देखो एक यहाँ से यहाँ हो गई और एक यहाँ से यहाँ हो गई, एक यहाँ से यहाँ हो गई, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे आप। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, या जितना भी टाइम उसने लिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकंड था, अब अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक के लिए देखूँ तो 1 सेकंड नहीं रहेगा, 2 सेकंड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? 2 डिवाइडेड बाई 2, तो फ्रीक्वेंसी दोबारा 1 आ गई। बात समझ आ गई ना? चलो, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? कितनी वेव्स आ रही हैं पर यूनिट टाइम में, या कितने साइकिल आ रहे हैं पर यूनिट टाइम में, या कितनी ऑक्सीलेशन हो रही है पर यूनिट टाइम में, फ्रीक्वेंसी है। इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल, ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन कंप्लीट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा T 1 ही रहेगा, T आपके पास 1 सेकेंड ही रहेगा, ये आपके पास ये वाला T हो जाएगा। आप डिवाइड कराओगे तो दोबारा वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा क्या आ रहा होगा? लैम्डा आ रहा होगा आपके पास 2। अच्छा अब आ जाओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करते हैं। भाई देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ से पढ़ लो। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, बेसिकली इन्होंने ये इसका जो फॉर्मूला है उसी को लिख दिया कि अगर आप एंगल को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डिवाइड करा दो टाइम से तो ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनेगी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये भी फार्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फार्मूला भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का है, कि कितना एंगल कवर हुआ पर यूनिट टाइम में, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल ज़रा यहाँ समझो, आप यहाँ पर थे, यहाँ पर थे यहाँ पर, यहाँ पर गए, P पॉइंट पर आ गए आप, O पॉइंट से O मान लो, O से P पर आ गए, तो आप O से P पर आओगे तो ये चीज़ तो कवर करोगे, है ना, ये चीज़ कवर करोगे। अब इस चीज़ को अगर मैं टाइम से डिवाइड करा दूं तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। समझ में आई बात? यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कि आपने कितना टाइम में ये एंगल कवर किया। देखो तसव्वुर करो, आप यहाँ खड़े हुए ऊपर खड़े हुए हो, मैं बोलूँ भाई ओ पे खड़े नहीं रहो, आगे जाओ, आप आगे गए, तुम यहाँ मूव करना शुरू हुए, यहाँ आ गए, मैं स्टॉप वॉच लेके खड़ा हुआ था, आप यहाँ से चले और मैं टाइम शुरू कर दिया, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, P पर आए, स्टॉप वॉच रोक दी, जैसे ही स्टॉप वॉच रोकी P पर पहुँचे, मैंने स्टॉप वॉच रोक दी, टाइम चेक किया, मैंने कितना आया, टाइम मेरे पास आया 2 सेकंड का टाइम आया, T इक्वल टू 2 सेकंड का टाइम आया। आपने एंगल कितना कवर किया?
थीटा कवर किया, मैंने इसको 2 सेकंड से डिवाइड करा दिया, तो थीटा डिवाइडेड बाई टी, तो ये क्या बन गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? ये मैंने अब आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया और इसमें बता दिया, ज़िंदगी भर भूलना मत भाई, ठीक है, याद रखना अपनी दुआओं में। अच्छा चलो, ये तो हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हो गई, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के 2 फार्मूले लिख दिए, ये फार्मूला ड्राइव होता है, ये फार्मूला बेसिक है, तो इसी के मुताबिक मैंने बता दिया। अच्छा अब आओ ज़रा, अब समझते हैं फेस। फेस बहुत आसान चीज़ है, मेरा नाम फैज़ है, फेस नहीं है। अब फेस क्या है, ये जो थीटा आपने कवर किया था ना, जैसे मैंने टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड कर दिया था, ये थीटा ही आपका फेस है। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। समझो आप यहाँ पर भी आओगे, अभी यहाँ पर भी आओगे आप, ठीक है, अभी यहाँ पर भी आओगे, चलो इसको भी हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बेसिकली फेस क्या है, आपकी पोजीशन, आपकी डायरेक्शन। अक्सर बच्चे ना एंगल को समझते नहीं है, एंगल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर आपने देखा होगा, गो 35 एंगल एट ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ जाओ 35 के एंगल पर। समझ लो ईस्ट मेरे सामने है, अगर मुझे कोई कहे ईस्ट जाओ 0 एंगल पर, तो मैं सीधा चलता रहूँगा, ठीक है। अगर आप कोई मुझे कहते ईस्ट की तरफ जाओ 35 के एंगल पर, तो मैं सीधा नहीं जाऊँगा, बल्कि थोड़ा सा यूँ टिल होके यूँ जाऊँगा। पहले मैं सामने जा रहा था, अब मैं यूँ जा रहा हूँ। देखो पहले मैं यहाँ, ईस्ट ये है समझ लो तसव्वुर के तौर पर, पहले मैं इधर जा रहा था, स्ट्रेट जा रहा था 0 एंगल पर, लेकिन मुझे किसी ने कहा ईस्ट जाओ 35 के एंगल पर, तो मैं इस तरफ जाने लग गया। तो देखा, एंगल से आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो एंगल आपको क्या बताता है, एंगल आपको डायरेक्शन और पोजीशन या स्टेट बताता है कि आप हो कहाँ पर, अभी कहाँ पर मौजूद हो। तो इसी तरह से इसको फेस कहा जा रहा होता है आपके ऑक्सीलेशन के अंदर। तो फेस क्या है कि आपकी लोकेशन, आपकी पोजीशन, आपके पार्टिकल की पोजीशन सर्कल में कहाँ है, ठीक है, सर्कल में आपकी पोजीशन कहाँ है, आपकी लोकेशन कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल, आप इनिशियल कहाँ से चले थे, 0 पे। जब आप 0 पे चले थे तो यहाँ पर आपका फेस 0 होता है। याद रखना, एक्सट्रीम पॉइंट पर आपका फेस 0 होता है, एक्सट्रीम पॉइंट पर आपका फेस 0 होता है। यहाँ लिख लो, एट एक्सट्रीम पॉइंट फेस इज 0। अब फेस क्यों 0 होता है एक्सट्रीम पॉइंट पे? क्योंकि देखो आप यहाँ पर होते हो, जब यहाँ पर आप हो तो कोई आप डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं। यही बात आपके इसमें भी लिखी हुई है, यही बात आपके इसमें भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट्स वुड बी एट एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। तो 0 एट स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज़ ठीक करो, थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज़ ठीक करो, एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 नहीं होता, मीन पॉइंट पे 0 होता है। असल में मैंने अभी एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर ले रखा था ना, तो इसीलिए। तो अगर आप यहाँ पर हो तो आपका फेस जो है वो 0 आएगा। ये बात यहाँ पर इन्होंने बहुत वाज़ेह करके लिखी हुई है, एट द फेस इज़ 0 एट स्टार्टिंग पॉइंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, यहाँ से शुरू कर रहे हो ना, तो फेस आपका 0 होगा। आप ये बात देख भी सकते हो। अच्छा, अब साइन वेव और कोसाइन वेव मुझे आपको समझानी पड़ेगी, वो मैं अगली बार बना लूँगा। लेकिन अगर आप साइन वेव लेके चल रहे हो ना, तो मीन पोजीशन पर आपका फेस 0 होता है। इस पॉइंट को आगे के लिए रखो, मैं आगे से और अच्छा समझा दूंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ ज़रा ये बताता हूँ। आपने पढ़ा था x निकालने का फार्मूला क्या था, x = x0 cos थीटा, यही पढ़ा था। अब इससे ऊपर वाला फार्मूला बताता हूँ। अब आप P पर भी नहीं रहे, आप आ गए R पर आ गए, तो आपने P से R कितना डिस्टेंस कवर किया, समझ लो। इसको अब थीटा नहीं लिखते हम, क्योंकि हमने यहाँ पर थीटा लिख दिया है। तो ये फाई हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फाई प्राइम। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एंगल किस चीज़ के बराबर होता है। एंगल आपके पास बराबर होता है ω/T के। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या आपने आगे पढ़ा भी था। एक गलती हो रही है हमसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, φ/T के। ये चीज़ पढ़ी थी आपने, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। तो T और ओमेगा को उधर ले जाओ, ये आपके पास ये आ गया। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, तो ये किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। देखो ना, ये पूरा एंगल R से लेकर
ओ तक का एंगल किसके बराबर होगा, यहाँ लिख लो, आर से लेकर ओ तक का एंगल थीटा के बराबर होगा, ठीक है। पी से लेकर ओ तक का एंगल आपके पास किसके बराबर है, फाई के बराबर है। और पी से लेकर आर तक का या आर से लेकर पी तक का आपके पास बराबर। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो ओ को पहले लिखो, पी को और इन सबको बाद में लिखो, ओ आर लिखो, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, ओमेगा टी इज इक्वल टू फाई ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा लिख लो कि एंटी क्लॉक वाइज एंगल जो है वो आपके पास होता है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव आएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ओ आर हो गया आपका, ये थीटा हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका ओ पी हो गया, आपका ओ पी आपका क्या हो गया, फाई हो गया। देखो ये वाला देखो फाई हो गया। अच्छा, पी आर आपका क्या हो गया, पी आर पाकिस्तान रेलवे, ये हो गया फाई, ठीक है, ये हो गया। तो अब थीटा क्या बना, थीटा आपके पास बना, देखो थीटा किससे मिलके बन रहा है, ओ पी ओ आर, देखो ओ आर क्या है, थीटा है ना, थीटा है ना, ओ आर किससे मिलके बन रहा है, अगर ओ पी और पी आर को ऐड कर दो तो ओ आर बन रहा है, आप खुद नज़र आ रहा होगा, देखो यहाँ पे चेक करो ना, ये ओ आर है। अगर ओ आर चाहिए तो ओ पी और पी आर को ऐड कर दो, तो ओ पी प्लस पी आर। एक काम करो, पी आर को पहले लिख लो, प्लस हो रहे कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन वो पहले लिख लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब ओ आर क्या है आपके पास, देखो ऊपर मैंने लिखा है थीटा। पी आर क्या है आपके पास, पी आर आपके पास है, पी आर आपके पास है फाई का प्राइम और प्लस फाई। अच्छा, ये फाई प्राइम किसके बराबर लिखा है मैंने, ओमेगा टी, थीटा ओ फाई। अच्छा, अब देखो थीटा को यहाँ रिप्लेस कर दो, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। देखा आपके सामने ये पूरा आ गया ड्राइव होकर। तो ये इस तरह से आता है। आपको फेस को समझना होगा, फेस है पोजीशन, बेसिकली एंगल है, फेस एंगल है, पोजीशन है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ये डाउट्स समझ में आ गए होंगे। अब इसके मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपने न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये सारे हमारे फेस और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, फेस की डेफिनेशन भी पढ़ लो। फेस इज़ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन यानी वो कहाँ पर है, इन टर्म ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन, ठीक है। पोजीशन एंड डायरेक्शन, पोजीशन एंड वाइब्रेशन नहीं है, डायरेक्शन। चलो, आई होप ये अच्छा समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में ले जाकर इसे समझाने की कोशिश की है, एक एक चीज़ मैंने आपके सामने ड्रॉ भी करी है फेस को समझाने के लिए। ये सारे टॉपिक ना समझ लो, फेस और ये सारे 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक है, लेकिन मुझे समराइज़ भी करके समझाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी भी लेके चला हूँ। अच्छा, मैंने डेरिवेशन नहीं कराई आपको, छोटी सी डेरिवेशन भी कर लो मेरे सामने, साथ ही डेरिवेशन कर लो। अच्छा, आपको पता है, पहले हम इस चीज़ की डेरिवेशन कर लेते हैं। आपको पता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है किसके बराबर होती है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अच्छा, अब देखो थीटा यानी पूरा एक रेवोल्यूशन कब कंप्लीट होगा, जब 2 पाई हो जाएगा, है ना, अभी हमने पढ़ा इस चीज़ को। और टी कब टाइम पीरियड हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो टी को उधर ले जाओ, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये लो, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/f के। तो 1/f यहाँ पे लिख दो, तो ये आ गया 1/f इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देखो आप f को ऊपर लाना चाहते हो, तो ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दो और 2 पाई को इधर ले आओ और f को ऊपर ले जाओ, ठीक है, ये f हो गया। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अच्छा, ओमेगा आपको पता है किस चीज़ के बराबर है, k अपॉन m के, तो ओमेगा को भी लिख दो, तो 1/2 पाई हो गया। और ओमेगा किसके बराबर है, k/m के,
ये लो, ये वाला फार्मूला भी यूज़ हो सकता है और ये वाला फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। अच्छा, अब इसी तरह से टाइम पीरियड का फार्मूला भी तब्दील हो सकता है आपके पास। 2 पाई यहाँ पर रह गया, ओमेगा डिनोमिनेटर में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, m अपॉन के हो जाएगा, ठीक है, m अपॉन के। रेसिप्रोकल में होने की वजह से वो दोनों चीज़ें ऊपर नीचे आ गई। चलो मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है। देखो, ओमेगा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, k अपॉन m, है ना। लेकिन अब मुझे इसे रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, जब आप ऊपर लेकर आते हो तो क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। ये लो, फॉर्मूले भी ड्राइव करा दिए। आई होप अब याद रखोगे आप लोग इसे। अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। बस आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सारे फॉर्मूले आपके सामने सिंपल करके आ जाएंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं है। चलो, आपके सामने न्यूमेरिकल चलेगा तो आपको मैं पढ़ के भी बता दूंगा। बहुत बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने ज़रा से लॉजिक्स याद रखने हैं इनमें। चलें स्टार्ट करते हैं। फेस हो गया हमारा। अच्छा, पहले न्यूमेरिकल में कहते हैं द स्प्रिंग यूज्ड इन वन सच डिवाइस। एक डिवाइस है, मैं यहाँ पे बना के भी दिखाता हूँ आपको, और थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन करता हूँ ताकि आपको वर्डिंग नज़र आए। अच्छा, ब्लैक से ही कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी वर्क एग्जाम्पल 11.1, ठीक है। अच्छा, द स्प्रिंग यूज्ड इन वन सच डिवाइस शोज इन फिगर 11.12। तो फिगर 11.12 देखें, हाँ तो फिगर 11.12 ये रहा, नहीं बल्कि 11.12 का फिगर, आई थिंक यहाँ 11.12 का कोई फिगर ये रहा, बल्कि हाँ ये रहा। देखें, ये लड़की बैठी हुई है जिस चीज़ के ऊपर, तो इसमें एक स्प्रिंग इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आप उस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो डायग्राम बनाने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेटा निकालेंगे काम हो जाएगा। है द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, गिवन डेटा टू फाइंड। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के, क्या वैल्यू दी हुई है, 606 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड द मास ऑफ द चेयर इज, चेयर का मास दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 12 अच्छा, जिस चेयर पे वो बैठी हुई है लड़की, आप अगर देख सको डायग्राम, ये रही लड़की, देखो एक चेयर पे बैठी हुई है ना, तो इस चेयर का मास भी है 12 kg पर, ठीक है। द मेजर ऑक्सीलेशन इज, द मेजर ऑक्सीलेशन पीरियड इज, टाइम पीरियड आपको दे दिया इन्होंने 2.41 सेकेंड पर। फाइंड द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट, आपने एस्ट्रोनॉट का मास पता करना है। अच्छा, अब इसे मुझे करना पड़ेगा, ये मास कर देता हूँ मैं टोटल T, और ये मास कर देता हूँ मैं A क्या है, एस्ट्रोनॉट का मास। चलो सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, अभी हमने इसका सारा डेटा देखो, कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही, 2 पाई होल रेडिकल m अपॉन के, T इज इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल m अपॉन के, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। अच्छा, अब देखो ये एक मिनट, इसको ठीक कर लो, ये चेयर है, टोटल नहीं है, चेयर का मास है, इसको मैं फिर ठीक कर देता हूँ, ये चेयर का मास है, ये यहाँ पर टोटल मास होता है। अच्छा, वो ये चीज़ आ गई कि मैं आपको एक बात बता दूं कि इस फॉर्मूले में जो ये मास होता है ना, ये टोटल मास होता है। ये क्या होता है आपके पास, ये टोटल मास होता है। अच्छा, अब देखो टोटल मास कैसे बनेगा, सब बच्चों को पता है टोटल मास बिल्कुल ऐसे बनेगा कि चेयर का मास, स्मॉल m में लिखो, चेयर का मास प्लस एस्ट्रोनॉट का मास, यानी जो एस्ट्रोनॉट बैठी हुई है उसका मास। अच्छा, तो अब आप यहाँ क्या करोगे, अब आप यहाँ रिप्लेस कर दोगे टोटल मास को इससे। याद रखना, इस फॉर्मूले में जो मास होता है वो टोटल होता है, ऑब्जेक्ट का भी होता है मास, और अगर ऑब्जेक्ट पे कोई चीज़ रख दी है तो उसका भी मास है। फॉर एग्जांपल ये समझा दूँ, ये स्प्रिंग सिस्टम है ना एक, तो जब ये m कहा जाता है ना, तो इसके अंदर भी अगर कोई चीज़ है ना बॉक्स के अंदर, उसको भी गिन लिया जाता है,
और इस बॉक्स के मास को भी गिन लिया जाता है, इसे mt भी कह सकते हो आप, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 2 पाई आ गया, तो यहाँ क्या आ गया mc यानी चेयर का मास और एस्ट्रोनॉट का मास। आपको क्या निकालना है, ma निकालना है, तो आपको ये स्क्वायर रूट तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो टेक SQUARE स्क्वायर बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर करोगे तो टी पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई हो गया, और यहाँ आ गया MC प्लस MA हो गया, और ये K हो गया, और ये इस पे स्क्वायर हो गया। तो टी का स्क्वायर तो सिंपल टी ही रहेगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई पे स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो तो ये हो गया MC प्लस MA डिवाइडेड बाय K। के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, के यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो ये रह गया MC प्लस ME। सारी वैल्यूज़ को पुट करके निकाल लो, उसके बाद MC को उधर ले जाएंगे। टी कितना दिया हुआ, देखो टाइम पीरियड दिया हुआ, बल्कि मैं एक बार लिख देता हूँ इसे, टी स्क्वायर की 4 पाई का स्क्वायर। चलो, टी क्या दिया हुआ है 2.41 का स्क्वायर, के क्या दिया हुआ है 606, और 4 तो 4 आ गया, और पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 3.142 स्क्वायर, 3.142। अच्छा, अब वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सारों की एक साथ ही कैलकुलेट कर लो ताकि बार बार कैलकुलेशन अलग अलग ना करनी पड़े। चलो आओ मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो 2.41 स्क्वायर, 2.41 स्क्वायर मल्टीप्लाई 606 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.142 पर स्क्वायर। तो वैल्यू आ रही है 89.132। ये टोटल मास है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, तो ये kg ही आया होगा। अब MC को उधर ले जाओ, और इतना ही आना चाहिए। देखो एक एवरेज इंसान का मास इतना ही होता है, तो ये MC हो गया। अब आपका जो मास था वो आ जाएगा 89.132 माइनस MC कितना दिया हुआ है 12। अब इस जो आपका आंसर है उसमें से 12 को हटा दो। ठीक है, तो 89.132 माइनस 12, 77 आपका जो मास है वो आ रहा है लड़की का, और इतना ही आना चाहिए। एक एवरेज इंसान का मास इतना ही करीब करीब होना चाहिए kg में, ठीक है, ग्राम वगैरह में नहीं। ग्राम में तो वैसे होगा भी नहीं। हाँ देखो इतना ही आ रहा है। अब देखो राउंड ऑफ अगर कर लेते तो ये 2 बन जाता, राउंड ऑफ अगर मैं कर देता तो ये 2 बन जाता, ठीक। लेकिन जो आया था वो भी ठीक है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। चलो, पहला न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। बस समझने वाली बात है, अगर ये समझ में आ जाए तो आपको क्लियर हो जाता है डाउट। दूसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, आपने कॉन्सेप्ट अगर सही करे मैं तो ये हो जाएगा, मसला नहीं करेगा। कहते हैं अब एक मिनट, कहते हैं अ ब्लॉक इज कीप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। देखो ये एक टेबल है आपके पास, ये टेबल है, ये आपका पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये आपकी एक टेबल आ गई, ठीक है, यहाँ से ये हटा दो, ये आपकी एक टेबल आ गई। ये टेबल साफ़ सुथरी लग रही होगी, आई होप अच्छी सी टेबल बनाई है मैंने, कोई बैठना चाहे तो बैठ भी सकता है इस पर। अच्छा, ये आपकी टेबल आ गई। द टेबल इज़ अंडर गोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, एक ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पर, ब्लॉक यानी कोई भी मास कह लो रखा हुआ है। अच्छा, अब ये टेबल जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ये टेबल कर रही है, SHM कर रही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इसकी बता दी इन्होंने। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, गिवन डेटा, यानी कितनी वेव्स आ रही हैं 1 सेकंड में, गिवन डेटा, और 2 फाइंड।
फ्रीक्वेंसी इसकी बता दी 3 हर्ट्ज़ पर है, 3 हर्ट्ज़, ठीक है। इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल सरफेसेस, ब्लॉक और टेबल मतलब देखो ना, दो सरफेस एक दूसरे पर रखे हुए तो फ्रिक्शन तो होगी, अब फ्रिक्शन है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगी, तो 0.72 आ गया और इसका कोई यूनिट नहीं होता। फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द टेबल एट विच द ब्लॉक डस स्लिप ऑन द सरफेस। अच्छा, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपने बताना है जिसके ऊपर ये बॉक्स जो है ना, मतलब अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, बहुत आगे तक जाएगी, तो ये जो बॉक्स इसके ऊपर रखा हुआ है ये गिर जाएगा। अब वो किस एम्पलीट्यूड पे गिरेगा ये आपने बताना है, x0। अच्छा, और कुछ नहीं दिया हुआ, इतना ही दिया हुआ काम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया यानी वो तो यूज़ होगा, फ्रिक्शन फार्मूला। अब आपने पीछे पढ़ा है, देखो यहाँ भी यूज़ हो रहा है। फ्रिक्शन का फार्मूला होता है F = μn, ठीक है, क्लैरिटी है ना। अब n क्या है, देखो जो नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल फोर्स होगी वही वेट होगा, तो n = W और ये mg के बराबर आएगा, तो ये रिप्लेस कर लो mg, क्योंकि देखो ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पर, यानी वर्टिकल कोई मोशन नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल मैं ज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ, तो इसका मतलब है जो ज़मीन मुझ पे फोर्स लगा रही है और मैं जो ज़मीन पे फोर्स लगा रहा हूँ वो सेम है, जब भी इक्विलिब्रियम आ गया है, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसी है। अब ये फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, ma। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, वाइब्रेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकाला था, याद करो, SHM। दो फॉर्मूले निकाले थे आपने, एक तो निकाला था -K/mx, वो नहीं यूज़ करना, दूसरा वाला लगाओ, SHM एक्सेलरेशन फॉर्मूला। तो ये आपने A = -ω² निकाला था, जी सर यही निकाला था। अच्छा देखो, ये माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस साइन कंडीशन बताती है, माइनस साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, माइनस के बगैर भी आपका काम हो जाएगा। इसको ऊपर पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा आपके पास, m⍵² x0 = μmg, ये m है, ठीक है। देखो ये भी m है, ये भी m है, तो सिंपल कैंसिल होने की सलाहियत रखता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से सिंपल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ये चाहिए था ना, एम्पलीट्यूड चाहिए था, देखो तो इसको नीचे ले आओ, μg⍵, लेकिन यहाँ आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो पता ही नहीं है, मगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आप एक फार्मूला पढ़ चुके हो, हेयर। क्या फार्मूला पढ़ा था आपने, कि t बराबर था आपके पास, ओमेगा बराबर था आपके पास, बेहतर लिख देता हूँ, कि ओमेगा बराबर था आपके पास, किसके बराबर था, θ/t के, यही पढ़ा था। अब t क्या है, टाइम पीरियड है बेसिकली, तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब 1/t = f, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है इसलिए हमें उसको लाना होगा यहाँ पर। अच्छा, ये रेवोल्यूशन एक कंप्लीट कर रही है, तो थीटा किसके बराबर हो गया, एक रेवोल्यूशन जब भी कंप्लीट होती है इसका मतलब है थीटा = 2π है, और पीछे मैं बना के दिखा चुका हूँ, तो थीटा अलग हो गया, मल्टीप्लाई 1/t हो गया, ठीक है। थीटा किसके बराबर है, 2π के, 1/t किसके बराबर है, f के, तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, पुट अबव इक्वेशन 2 के, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या बना ऊपर वाला फॉर्मूला, μg/2πf², ठीक है, स्क्वायर भी लेना क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा, थोड़ा सा आसान कर लो, अब वैल्यूज पुट कर दो यहीं पे, म्यू वो क्या दिया हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.72, 9.8, 2 आ गया, मल्टीप्लाई 3.142 पाया गया, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3 हर्ट्ज आ गई,
और ये स्क्वायर सब पर आएगा, ये एक्स नॉट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से करा सकता हूँ। पहले ऊपर वाली टर्म्स को सॉल्व कर लो, फिर नीचे वाली 0.72 मल्टीप्लाई 9.8, तो ये वैल्यू आ रही है 7.056। अच्छा, अब नीचे वाली वैल्यू को कैसे करना है, देखो ऐसे करो, ये ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर ले लो, देखो ब्रैकेट लगाओ स्क्वायर ले लो, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज़ डाल दो, 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 3, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, लिख दो सारे नंबर ऐसी, 3, 5, 5, 9 और 3, 9, 7, इतने बहुत है। अच्छा, अब एक साथ सॉल्व कर लो, देखो एक साथ सॉल्व करोगे ना तो आंसर में थोड़ा फ़र्क आएगा, अलग अलग सॉल्व करोगे तो आंसर में थोड़ा फ़र्क आएगा। तो चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ये सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ये सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 0.72 ताकि बुक जैसा आ जाए ना, 9.8 3 ब्रैकेट में कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 3 और एंड पे स्क्वायर, तो आपके पास 0.019 मीटर में आ रहा है। मीटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें आपने SI में रख के सॉल्व करी हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और इसको बुक से मैच करते हैं कि ठीक है गलत है, तो बिल्कुल ठीक आया है। अच्छा, हमारे आगे और भी नंबर आ रहे हैं तो वो भी लिख लेते हैं। अब सेंटीमीटर में ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इससे 100 मल्टीप्लाई करा दो, अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन छोटा नंबर आ रहा है इसलिए 100 मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 1.98 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लो, पूरा सोल्यूशन सामने लिख दिया है, इसको देख लो, समझ लो, बात समझ आ जाएगी। चलो अब सवालात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ, आंसर बराबर में चल रहा होगा। फिगर ए, आपके पास ये ए फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर ए शोज अ 10 coil spring that has a spring constant K. When this spring is cut in half, so there are 2 coil spring. Is the spring constants of each of the shorter spring remain same or change? मैं ज़रा बता दूं क्या क्या रहा है, समझो ये आपके पास एक 10 coil वाला स्प्रिंग है। 10 coil से क्या मुराद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 coil इसे कहते हैं, मतलब इसमें 10 टन आ रहा है। बीच में से आपने काट दिया, 5 इधर रहेगा 5 इधर रहेगा, तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा, नहीं, अनचेंज, ये लो, ठीक है, अनचेंज रहेगा, इसको याद रखना जितने में भी तोड़ दो। अच्छा, अब देखो एक और बताता हूँ, ये डायग्राम देखो, याद रखना जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा आ रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, ऑब्जेक्ट 1 का आ रहा है A, ऑब्जेक्ट 2 का आ रहा है 2A, ऑब्जेक्ट 3 का आ रहा है 2A। तो सवाल में इन्होंने ये कहा है, अगर मैं आसान कर दूं, इन्होंने कहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। और हम ये चीज़ पीछे पढ़ चुके हैं कि जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी भी उसी की सबसे ज़्यादा निकलनी है, तो इसको क्लियर कर लेना, ठीक है, इसको अपने पास से लिख लेना। अब ऐसा क्यों है मैं बता भी देता हूँ। देखो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग ज़्यादा खींचा है। जब स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगा तो उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना, रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, आंसर बराबर में चल रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीप दुआ में।